हेलो बच्चों। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 19 और अभी हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20 से। ठीक है, पुट द इलस्ट्रेशन नंबर 20, put the following on the proper side of debtors account, creditors account and cash account। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 हमें क्या बोल रहा है, हमें इसमें अकाउंट बनाना है और अभी हमें इसमें 3 अकाउंट बनाने हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैश अकाउंट। ओके, तो अकाउंट मीन्स और लेजर, तो हम एक लेजर का फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले आपका 3 अकाउंट बोले हैं उसने। आप बनाओ अपनी नोटबुक के अंदर। तो ये हमारा हो गया डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, then डेट, particular and amount. This side will be our debit and this side will be our credit. In the same way, you can put the particulars here, then debit, credit, debit side and credit side. Okay. So what it has asked for is to prepare the debtors account, creditors account and cash account। ठीक है, तो अभी हम हमारा this one will be cash account, debtors account and creditors account। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 20 है ऑन पेज 6.22। तो हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। हमने कुछ गुड्स बेचे इन कैश फॉर ₹25,000। अगर आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में जाओ तो वहां पे आप कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालते, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है तो आप इम्पैक्ट डालते 2 जगह। एक स्टॉक के अंदर, एक्चुअली आप 3 जगह इम्पैक्ट डालते। एक स्टॉक में, क्योंकि आपका स्टॉक रिड्यूस होगा, एक असेट है वो रिड्यूस हो रहा है आपने क्योंकि उसको बेच दिया, आपका कैश इंक्रीज होता, और अगर आपने कोई प्रॉफिट किया है उसमें तो वो कैपिटल अकाउंट में ऐड होता। ठीक है, बट अभी हमें क्वेश्चन ने 3 अकाउंट बनाने के लिए बोले, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। हमारे पास कोई सेल्स का अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब देखो, एज पर मॉडर्न अप्रोच हमारा कैश, हमें कैश मिल रहा है। कैश इज व्हाट, एन असेट।
और असेट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स 25,000। देन नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट 40,000। अब देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कि मैंने कुछ गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पे मैंने बेचे हैं, मींस जो सामने वाला बंदा है वो मेरा क्या हो गया, डेटर, और हम यहाँ पे डेटर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश पे कहीं इंपैक्ट नहीं है, मैंने हमारे गुड्स का आउटफ्लो हुआ और हमारे पास एक डेटर, एक असेट क्रिएट हुई, कैश कहीं नहीं इन्वॉल्व हुआ क्योंकि पैसे नहीं मिले। ठीक है, तो डेटर डेटर क्योंकि एक असेट है, जब असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं उसे। तो यहाँ पे टू सेल्स अमाउंट इज 40,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स। अब देखो, एक्स जो कि हमारा डेटर है, आप डेटर का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्योंकि अभी हमारे पास एक ही डेटर है, एक्स। ओके, तो डेटर एक्स से हमें कुछ अमाउंट मिला। कितना अमाउंट मिला हमें डेटर एक्स से, 28,000। 28,000 डेटर एक्स से मेरे को मिला। अब देखो, डेटर ने मुझे पैसा दे दिया, डेटर इज एन असेट। जब डेटर ने मुझे 28,000 दिया, मीन्स वो असेट मेरी रिड्यूस हो गई। तो जब एक असेट रिड्यूस होती है तब हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, मेरे को डेटर से कैश मिला, बाई कैश 28,000। नाउ अभी हम क्योंकि कैश अकाउंट भी यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, तो कैश मेरे को रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ मीन्स मेरी एक असेट इंक्रीज हो रही है। जब असेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप क्या लिखोगे, टू डेटर एक्स, एक्स से क्योंकि हमें ये पैसा मिला है, यहाँ पे आप लिखोगे 28,000। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। हमने वाई से कुछ गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदे मतलब मेरा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, एक असेट इंक्रीज हो गई। अगर मेरा अकाउंट होता है स्टॉक का तो हम वहां पे रिकॉर्ड करते, बट हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं। क्रेडिटर, हमारा एक क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है क्योंकि मैं उससे गुड्स उधार पे लेके आया, मेरी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो किस साइड में लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, बाई परचेज, कितने का खरीदा हमने, 22,000 का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश। अब देखो, हमने सेम, हमारा ये जो क्रेडिटर है ये है वाई। अब इसी सेम क्रेडिटर से मैंने कैश में कुछ खरीदा। ठीक है, जब मैंने इससे कुछ कैश में खरीदा तो कहाँ कहाँ इंपैक्ट आया, मेरा कैश आउटफ्लो हुआ, मैंने कैश का पेमेंट किया। ठीक है, और मेरे पास स्टॉक आया। तो क्या कोई एंट्री क्रेडिटर वाई के अकाउंट में होगी क्या, यहाँ पे कोई एंट्री, क्योंकि मैंने वाई जो कि मेरा एक क्रेडिटर है, मैंने गुड्स परचेज किए और पेमेंट किया कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एंट्री होगी क्या, आप सोच के बताओ। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, बिकॉज मैं अभी उससे उधारी पे सामान लेके नहीं आया हूं, मैं डायरेक्ट कैश पेमेंट करके सामान लेके आया हूं। ठीक है, तो बाई परचेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज, 8,000।
और दूसरा इम्पैक्ट हमारा यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हम कैश में लेके आए हैं, और जो दूसरा अकाउंट इम्पैक्ट होगा वो होगा स्टॉक का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड टू वाई। वाई को हमने 15,000 रुपीज का पेमेंट किया। ठीक है, अब मेरा कैश गया, मतलब एक असेट डिक्रीज हो रही है। जब असेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, बाई क्रेडिटर वाई। कितना पेमेंट किया मैंने? 15,000। अब देखो, मैंने क्रेडिटर को पेमेंट किया तो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हुई क्योंकि मैंने उसको पेमेंट कर दिया, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, टू कैश 15,000। ओके, आई थिंक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं और बैलेंसिंग करेंगे। तो टोटलिंग के लिए मैंने आपको बताया था, जहां हम टोटल करते हैं उसमें दो एरो आते हैं नीचे, अंडरलाइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, 28 and 5 is 53,000 and this one is 23,000। ओके, तो आपका कौन सा साइड बड़ा है? 53,000 बड़ा है या फिर 23,000 बड़ा है? ऑब्वियसली 53,000 बड़ा है, तो दोनों साइड में 53,000 का बैलेंस लिखूंगा। अब क्योंकि मेरी ये साइड बड़ी थी और ये साइड छोटी थी, इस साइड को भी बराबर करने के लिए हम यहाँ पे एक बैलेंस लिखेंगे। उसको क्या बोलते हैं हम? बाई बैलेंस CD। ठीक है, मेरा बैलेंस CD कितना है यहाँ पे? मेरा ये बैलेंस है 23,000 का। 53,000 को लेके आना है मेरे को इसको, तो हम यहाँ पे 30,000 मेंशन करेंगे। अब इसका टोटल भी 53,000 होगा। ठीक है, अब ये बैलेंस जो है ये इसको बोलेंगे हम, ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि यहाँ का टोटल बड़ा था, हमने वहां से बैलेंस उठा के यहाँ पे डाला, तो ये बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ का, और ये टोटल हो गया। तो ये बैलेंस जो है डेबिट साइड से आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस इसको बोलेंगे। अब ये जो बैलेंस CD है 30,000 दिखा रहा है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके हाथ में 30,000 रुपीज बचे हैं। ठीक है, आपको सेल्स करके 25,000 मिले, आपको डेटर से कुछ पैसा मिला, फिर आपने कुछ खरीदा, परचेज किया, अपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया कुछ, तो आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द डे 30,000। अगर मैं से सिंपल ऐसे लिखूं कि आपके पास 25,000 थे, आपके पास और 28,000 कहीं से आए, फिर आपने कुछ 8,000 रुपये का परचेज किया, आपने 15,000 का परचेज किया। ठीक है, अब आपके हाथ में बैलेंस कितना है? तो इसका अगर हम सम करें तो बैलेंस आपके हाथ में 30,000 है। तो इसी इंफॉर्मेशन को इस वे में ना लिख के हम लेजर के अंदर ऐसे लिखते हैं। ओके, सो दैट कि एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा बना रहे और जिसे भी ये यूज कर रहे हैं वो सिंपली इसको यूज कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा कैश का लेजर कंप्लीट है। डेटर के लेजर में देखो हमारा कौन सा साइड बड़ा है? 40,000 एंड 28,000। ऑब्वियसली ये 40,000 हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे हम टोटलिंग कर देते हैं। दिस विल बी 40,000 एंड दिस विल बी 40,000। अब देखो हम बैलेंस किधर की साइड लिखेंगे? यहाँ 40,000 हो गया, यहाँ पे 40,000 हो गया। ठीक है, अब ये साइड क्योंकि छोटी है और ये साइड बड़ी है, तो हमें यहाँ पे एक बैलेंस लिखना पड़ेगा सो दैट कि इनका सम टोटल 40 आए और इसका सम टोटल 40 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई
बैलेंस सी डी मीन्स कैरिड डाउन, तो यहाँ पे आएगा आपका 12,000। अब ये 12,000 क्या शो कर रहा है आपको? 12,000 ये शो कर रहा है कि हमारे जो डेटर्स का बैलेंस है, मतलब जिन जिन से भी मेरे को पैसा आने वाला है, यहाँ पे एक ही डेटर है मेरा, बट जब मल्टीपल डेटर्स होंगे तो जिन जिन से या एक्स से जो मुझे एट द एंड ऑफ द पीरियड पैसा मिलने वाला है, वो बैलेंस है 12,000 का। मतलब मुझे उससे 12,000 रुपये और लेने हैं। कभी भी मैं अपनी बुक्स खोल के देखूंगा कि मेरे को किससे कितने पैसे लेने हैं, तो यहाँ पे जो मुझे बैलेंस दिखेगा वो ये बैलेंस शो करेगा कि आपको उस पर्सन से कितने पैसे लेने हैं, या फिर क्रेडिटर के केस में कितने पैसे देने हैं। ठीक है, क्रेडिटर क्रेडिटर का क्या बैलेंस है आपका, कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है? देखो आप 15,000 और 22,000, 22,000 इज ग्रेटर, तो हम 22,000 टोटल में लिखेंगे। ठीक है, अब इसका बैलेंस किधर लिखेंगे हम? बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो ये साइड ऑलरेडी बड़ी है, तो हम यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस कम है? 7,000 का। अब ये जो 7,000 का हमने बैलेंस लिखा है, ये हमें क्या शो कर रहा है कि क्रेडिटर मिस्टर वाई को मुझे एट द एंड ऑफ द पीरियड इतना पैसा देना है, मतलब मेरी लायबिलिटी इतनी है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर 6.23। अब देखो ये इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं हमें। अब एक चीज अगर आप नोट करो यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो है वो विद डेट्स दे रखी हैं। अभी तक जो हम ट्रांजैक्शंस हमने जितने भी अकाउंट बनाए उसमें डेट्स मिसिंग थी। ठीक है, तो चलो पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। लेफ्ट साइड विल बी डेबिट एंड राइट साइड विल क्रेडिट। क्या बोल रहे हैं हमें वो? कैपिटल अकाउंट बनाने को। चलो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 75,000। ठीक है, अब देखो ट्रांजेक्शन कब हुई है हमारी? 1 अप्रैल को। प्रोप्राइटर जब अमाउंट लेके आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो हमारा क्या इंक्रीज होता है? एंटिटी में जब पैसा आया तो कौन कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट होते हैं? एक हमारा कैश अकाउंट इम्पैक्ट होता है, और नेक्स्ट वन इज आर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो पैसा ओनर लेके आया है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है,
तो कैपिटल अकाउंट जो है हमारा, उसका मॉडर्न अप्रोच में क्या रूल था, अगर मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे और अगर डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम ये कहाँ पे आएगा आपका, फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000। ठीक है, तो हमारा क्या कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। क्या डेट है, 1 अप्रैल 2022। तो हम डेट लिखेंगे बाई कैश, हाउ मच अमाउंट इज है, 75,000। 75,000 वो लेके आया, तो कैपिटल इंक्रीज हुई एंड इंक्रीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। विथड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब देखो, उसने कुछ अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन आपको ध्यान है तो हमारे कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट होते हैं, एक तो कैश क्योंकि वहां से कैश हमने निकाला, और दूसरा कैपिटल क्योंकि बिजनेस की जो लायबिलिटी है ओनर के टूवर्ड्स वो कैपिटल से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, और जब उसने कुछ पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए तो बिजनेस की लायबिलिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, जो मान लो मेरे को ओनर को अभी ओनर ने 75,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो मेरी बिजनेस की लायबिलिटी 75,000 हुई टुवर्ड्स ओनर। अब ओनर ने उसमें से 10,000 निकाल लिए, तो यहाँ से जब वो 10,000 निकाल लेगा तो बिजनेस की जो लायबिलिटी रह जाएगी 65,000 की रह जाएगी, क्योंकि उसने 10,000 रुपये निकाल लिए। तो जो ड्राइंग है उससे मेरी जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, और जब कौन सी लायबिलिटी रिड्यूस होती है, कैपिटल की। तो जब ये लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो इसे हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, दैट इज डन ऑन विच डेट, 17 जून। टू कैश, यहाँ लिख दो ड्राइंग्स। कितने पैसे निकाले हैं इसमें, 10,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑफ ₹13,000। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस एंटिटी होती है, लीगल एंटिटी जो होती है, उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो आता है अंडर लॉ। तो जो चीज नेचुरल नहीं है, जो चीज आर्टिफिशियल है, इट माइट बी अ फॉर्म, इट माइट बी अ कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है तो उसकी डेथ नहीं हो सकती, और जिसकी डेथ नहीं हो सकती उसका लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ है वो किसका है, वो है ओनर का। और ओनर ने अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है तो ये उसके पर्सनल यूज के लिए है, उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए है। और अगर कोई भी चीज उसने पर्सनल बेनिफिट के लिए बिजनेस से ली है तो वो उसकी ड्राइंग होगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कौन से डेट को हुई है ये, 31 जुलाई। टू कैश ड्राइंग, हाउ मच, 13,000। सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ 15,000 at 5% profit and brought into business on the same date। अभी देखो, उसने कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेल की, ठीक है, और वो पैसा वो हमारे बिजनेस में, अपने बिजनेस में लेके आया। ठीक है, अभी जो ये आगे की लाइन है कि उसने अपना पर्सनल असेट कुछ बेचा, वो हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखा होता कि वो उस पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा बिजनेस में लाया है, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता, ये ट्रांजैक्शन हमारे लिए
इररेलेवेंट हो जाती, क्योंकि वो उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच के पैसे को बिजनेस के अंदर उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए रेलेवेंट हो गया। अब कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, इसके लिए उसने दे रखा है कि 15,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो कि उसने 5% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो 15,000 का 5% इज 750। तो 15,000 का उसका कॉस्ट प्लस उसका प्रॉफिट 750, तो उसके उसको मिले होंगे 15,750। अब ये पैसा बिजनेस में लेके आया है, दैट मीन्स कि इसने बिजनेस में कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया, तो वो हमारा क्या है, वो है हमारा बिजनेस की एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होगा, पैसा मिला है हमें। किस डेट को हम ये पैसा लेके आया है बिजनेस में? 25 सितंबर। बाई कैश 15,750, ठीक है। ये इसने पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको बेच के। लॉस फॉर द ईयर इज 5,000। अब जो लॉस हुआ है मेरे को 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो, जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किसका होता है? वो ओनर का होता है। तो वो पैसा क्योंकि बिजनेस में पड़ा है, तो हम उसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और एक वो कैपिटल में ऐड होते ही एक लायबिलिटी बन जाती है टूवर्ड्स दी ओनर, क्योंकि वो प्रॉफिट ओनर के लिए है, ठीक है। जब लॉस होगा, इन द सेम वे लॉस जो है कैपिटल में से रिड्यूस होगा, और बिजनेस की जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स दी ओनर वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब लायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ है, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन है। बिजनेस ने अगर प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट ओनर को देना है इस बिजनेस को, तो प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, तो लायबिलिटी बढ़ जाती है बिजनेस की टुवर्ड्स दी ओनर। बट जब इस बिजनेस को लॉस हुआ तो कैपिटल इन द सेम वे रिड्यूस भी होगी। तो लॉस कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड पे। हमें लॉस हुआ है, एट द एंड हमने निकाला होगा प्रॉफिट लॉस। तो 31 मार्च 23 टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 5,000, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन है? नहीं, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अभी दोनों साइड का टोटल देखते हैं कौन सा बड़ा है। 75 एंड दिस 15,750। तो आपका ये कितना हो गया? 551 90,000, 90,750, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका? 28 तो इधर का टोटल आपका हो रहा है 28,000, और इधर का टोटल हो रहा है 90,750। कौन सा बड़ा है? दिस साइड इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हम सम करेंगे, यहाँ पे हम सम करेंगे 90,750, 90,750। क्योंकि ये साइड बड़ी है, यहाँ पे हमें कुछ बैलेंस सीडी लेके आना पड़ेगा, तो वो भी 31 मार्च 23 को रहेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस कैरिड डाउन? इसका टोटल है 28,000, और ये है 90,750। तो आप बैलेंस निकालो एक बार। 10,2,750 and here this one is 786, 62,750। तो हमारा ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये साइड बड़ा है, वहां से बैलेंस उठाकर हमने यहाँ लिख दिया। ये क्रेडिट बैलेंस है 62,750, और ये हमें क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि बिजनेस की जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स दी ओनर वो है 62,750, ठीक है। तो अभी ये हमारा इलस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हुआ, आप ये नोट करो और फिर आगे चलते हैं।
तो अभी हम मॉडर्न अप्रोच पे मल्टीपल क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ लेजर्स बना के देखे। अब देखो, अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलते हैं, जो हमने सीखा था। कुछ क्वेश्चन उसके भी सॉल्व करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके क्या था। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल में उसने 3 बाइफर्केशन किए थे। पर्सनल में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, एंड इम्पर्सनल में हमारे पास 2 बाइफर्केशन थे, एक रियल और एक नॉमिनल। ठीक है, तो पर्सनल जो है, पर्सनल अकाउंट पर्सन से डील करता है और उसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, रियल अकाउंट जो है वो आपकी असेट्स से डील करता है और असेट्स का रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड आपका था नॉमिनल अकाउंट, जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन से डील करता है और उसका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो चलो अभी इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। आप आ जाओ पेज नंबर 7.10, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अभी जो इलस्ट्रेशन है आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो अभी देखो क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, फर्स्ट अब हम देखते हैं ये क्या बोल रहा है, क्लासिफाई करो इसको। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मशीनरी। मशीनरी आपकी क्या है, मशीनरी इज एन असेट। तो वो कहां पे जाएगी, एक असेट, असेट मींस किसमें फॉल करेगी, वो रियल अकाउंट में। फर्स्ट आपका मशीनरी यहां पे आएगा। ओके, देन सेकेंड इज कैपिटल। अब देखो कैपिटल कहां पे फॉल करेगा, कैपिटल किसका होता है, ओनर का। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को, और ओनर कौन है, एक इंडिविजुअल। ठीक है, कभी कभी अब आप जब हायर लेवल पे जाओगे तो आप देखोगे ओनर को कंपनियां भी होती हैं। ठीक है, कंपनी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती है और उसको स्टार्ट करती है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। अभी यहाँ पे हमारे केस में ओनर जो है एक इंडिविजुअल है और वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो पर्सनल, ये सेकेंड वन इज विल गो फ्रॉम हियर इन पर्सनल। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, स्टॉक। स्टॉक आपका क्या है, असेट। असेट मींस किसमें फॉल करेगा, रियल। देन बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट क्या होता है, जैसे हमने अपने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, बैड डेट क्या है, जब हम किसी को सामान उधारी पे बेचते हैं। ठीक है, बट जैसे मान लो मैंने 10,000 का सामान बेचा और जो सामने वाला पर्सन है वो मेरा डेटर हो गया, बट वो बोलता है कि मैं आपको 10,000 पे नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको 8,000 पे ही पे कर सकता हूँ। तो जो 2,000 रुपये है वो मेरा तो लॉस हो गया। ठीक है, बैड डेट, वो पैसा मेरे को मिलने वाला नहीं है, तो वो मेरा लॉस हो गया। और लॉस कहाँ पे जाता है, किस अकाउंट में कैटेगराइज होता है, वो नॉमिनल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका फोर्थ इन नॉमिनल। देन गुडविल, रियल अकाउंट। असेट हमारी दो टाइप की हो सकती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो गुडविल आपकी एक इनटेंजिबल असेट है। ठीक है, जो दिखती नहीं, जिसे हम छू नहीं सकते, बट उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे अगर 2 शर्ट हैं, एक मान लो एक जॉन प्लेयर की है या फिर पीटर इंग्लैंड की है और एक लोकल है, तो आप माइट बी पॉसिबल है कि
सेम जो सिमिलर शर्ट दिख रही है जो पीटर इंग्लैंड की है, आप उस शर्ट के लिए 2000 पे करने के लिए रेडी हो जाओ। बट अगर उस लोकल शर्ट के लिए मैं आपसे 1500 भी मांगू तो आप माइट बी रेडी ना हो। तो ये गुडविल का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको पता है कि पीटर इंग्लैंड ने जो शर्ट बनाई वो बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये गुडविल का इम्पैक्ट पड़ता है। तो गुडविल एक असेट है। ओके, तो हमारी गुडविल एक असेट है, तो वो कहाँ पे फॉल करेगी? रियल में। देन सेल्स, सेल्स इज व्हाट? आर रेवेन्यू, और रेवेन्यू कहाँ पे फॉल करेगा? ऑल इनकम एंड गेन विल फॉल हियर। ठीक है, इसका नंबर क्या है? 6। देन ड्राइंग्स, ड्राइंग कौन करता है? ओनर करता है। जब ओनर ड्राइंग करता है मतलब तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। और ओनर क्या है यहाँ पे? ड्राइंग जो है ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेशनल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, क्या नंबर है इसका? 7। देन सैलरी, सैलरी क्या है आपका? एक्सपेंस। एक्सपेंस के साथ कौन डील करता है? नॉमिनल। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा, जब किसी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ जो कि नॉमिनल में फॉल करता है उसके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए तो वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में, मींस पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब ये क्या शो कर रहा है? कुछ पर्सन हैं उनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मींस पर्सनल। देन आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज व्हाट? एन एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ फॉल करेगा? नॉमिनल में। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, अब देखो इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, उसके साथ एक प्रीफिक्स लगा, इंश्योरेंस के साथ प्रीपेड लग गया, वो कहाँ फॉल करेगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसका पार्ट है? पर्सनल का। ठीक है, देन आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इनकम मिली। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट जो है पैसा आपको मिला, यहाँ पे इनकम मेरे को मिली है। आप ये यहाँ पे ये नहीं बोल सकते इंटरेस्ट के साथ रिसीव्ड वर्ड यूज हुआ है तो ये अब पर्सन में चला जाएगा, नहीं। आपको पैसा मिल गया, अगर मैं इंटरेस्ट लिख के छोड़ देता तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलें, तो हम उसको एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड बोलने का मतलब ये है कि ये आपकी एक इनकम है एंड नॉट द एक्सपेंस, तो ये पर्सनल में नहीं जाएगा, ये आएगा आपका नॉमिनल में। क्या नंबर है इसका? 12। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। अब चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं, हमारा पेज 7.10। स्टेट टू विच क्लास ऑफ अकाउंट डस ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स। तो फिर से अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो कैश, फर्स्ट इज कैश। कैश इज व्हाट? एन असेट। असेट के साथ कौन डील करता है? रियल, फर्स्ट। ठीक है, बैंक, अब देखो बैंक हमारा क्या है? बैंक इज एन असेट फॉर अस, बट
बैंक जो है एक पर्सन है, क्योंकि वो एक लॉ के अंडर क्या बोलते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसका जो है रजिस्ट्रेशन अंडर द लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई के हुआ है। ठीक है, तो वो हमारा पर्सनल में फॉल करेगा एंड नॉट इन द रियल। ओके, तो इट विल कम हियर। देन ट्रेडमार्क्स, जैसे हमारी गुडविल होती है वैसे ही हमारा ट्रेडमार्क होता है। जैसे मेरा कोई लोगो है या फिर मैंने कोई साइन बना रखा है, वो ट्रेडमार्क होता है जो कि मैं ही उसको यूज कर सकता हूँ। ओके, तो ट्रेडमार्क भी एक असेट होता है, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा रियल में। डेटर्स, अब डेटर्स एक असेट है बट वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट माइट बी अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन। डेटर्स, देन आपका क्रेडिटर्स, द सेम वे क्रेडिटर्स भी यहीं पे आएगा। कमीशन रिसीव्ड, आपको कहीं से कुछ कमीशन मिली, तो कमीशन मिली मीन्स वो आपकी इनकम है, और इनकम के साथ कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट। देन अक्रूड कमीशन, हमारा कमीशन जो है अक्रू हुआ। अब देखो, कमीशन अगर मैं लिखता वर्ड कमीशन ओनली, तो वो हमें ये शो कर सकता है कि हमें कमीशन रिसीव हुई या फिर हमने कमीशन पे करना था, हमें पे करना था। ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड लिखते ही हमें पता चलेगा कि वो हमारी इनकम है। ठीक है, और अगर मैं लिखता बस वर्ड कमीशन, तो एक वो एक्सपेंस हो जाता मेरा। ठीक है, अब इसमें लिखा है कमीशन अक्रूड कमीशन, कमीशन होता तो ये नॉमिनल होता, बट इसके आगे एक प्रीफिक्स जुड़ा अक्रूड। अक्रूड मीन्स व्हाट, हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे अक्रूड वर्ड जुड़ने से अब ये पर्सनल में जाएगा, और आपका ये है नंबर 7। देन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें कमीशन जो है रिसीव हुई, कमीशन रिसीव हुई मतलब वो मेरी इनकम थी इन एडवांस, एडवांस में मेरे को पैसा मिल गया, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, अभी देखो ये मेरी इनकम है, अगर बस लिखा होता कमीशन रिसीव्ड, बट इसमें वर्ड जुड़ा है एडवांस, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे किसी पर्सन से, आइदर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, उनसे पैसा एडवांस में मिल चुका है। ठीक है, तो वो यहाँ पे फॉल करेगा पर्सनल में। क्या नंबर है इसका, 8। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अभी हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 7.10। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब देखो ये बोल रहा है कि पर्सनल अकाउंट में हमें इन्हें क्लासिफाई करना है, तो हमने पर्सनल अकाउंट में 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे ना। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर्सनल, पर्सनल, ठीक है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो चलो देखते हैं।
कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है आप किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। मल्टीपल बुक्स में हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सनल बोलते हैं क्योंकि वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कैपिटल और ओनर डायरेक्टली लिंक्ड है तो यहाँ पे भी कई बुक्स में मेंशन्ड है, बट एक्चुअली वो यहाँ पे आना चाहिए वो, क्योंकि कैपिटल जो है वो एक पर्सन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे डेटर के केस में क्या होता है, हम अगर हमारा कोई डेटर है एक्स वाई जेड तो हम उसके नाम से एक अकाउंट खोलते हैं एक्स वाई जेड और राम श्याम, तो वो यहाँ पे फॉल करता है नेचुरल पर्सन। बट कैपिटल अकाउंट जब हम यूज करते हैं तो कैपिटल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में हमारा फर्स्ट आएगा जो कैपिटल है, ठीक है। टाटा स्टील कंपनी। कंपनी, अब कंपनी जो है, कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? वो आती है जब रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 में। और अगर पुरानी कंपनी है तो हमारे पास एक और कंपनी एक्ट था 1956 जो 2013 के आने के बाद अबॉलिश हो गया या फिर वो उसमें मर्ज हो गया, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी आएगी, ओके। कंपनी जो है वो यहाँ पे आएगी, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है। देन थर्ड इज डेटर्स अकाउंट। अब जो डेटर्स अकाउंट, मैंने अभी आपको बताया डेटर्स के नाम से हमारा अकाउंट खुलता है और वो सीधा नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारा डेटर अकाउंट किसमें आएगा? नेचुरल पर्सन में। देन फोर्थ क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखो नॉर्मल एक्सपेंस होता तो जाता हमारा नॉमिनल में, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब कुछ खर्चे जो आउटस्टैंडिंग है, हमारी लाइबिलिटी है, हमें किसी को देना है, तो किसी ना किसी को देना है तो वो आइदर नेचुरल पर्सन होगा या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि उनको पैसे देने हैं। तो ये कहाँ आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। कौन सा है आपका? फोर्थ, ठीक है। देन बैंक अकाउंट। बैंक आपका क्या होता है? वो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया? वो किसी लॉ के अंडर में एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। देन आपका हरियाणा एजुकेशन बोर्ड और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अगर आप देखो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड या कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर किसी लॉ के द्वारा एनेक्टेड हैं, मींस एग्जिस्टेंस में आए हैं, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये दोनों कहाँ पे आएंगे? हमारे आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो सिक्स्थ एंड सेवेंथ विल बी अंडर आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, आप इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अभी हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 7.11। क्या बोल रहा है ये? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फर्स्ट वन इज कमीशन पेड। कमीशन हमने पे किया, मींस क्या है? वो एक एक्सपेंस। एक्सपेंस के साथ कौन डील करता है? नॉमिनल, ठीक है। सेकेंड इज कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड मतलब मेरे को पैसा मिल रहा है तो वो मेरी इनकम होगी। कमीशन है ना, कमीशन का नेचर इनकम का। जैसे फर्स्ट वन इज कमीशन पेड, तो मेरा एक्सपेंस का नेचर है, मैंने किसी को कमीशन दिया तो वो मेरा एक्सपेंस का नेचर। कमीशन रिसीव्ड मींस इनकम का नेचर हो गया। तो नॉमिनल ही डील करता है इनकम और एक्सपेंस से। सेकेंड वन विल बी ऑल्सो हियर, ओके। देन
आपका कमीशन अक्रूड। अभी देखो क्या है, कमीशन एक एक्सपेंस और इधर इनकम, उसके साथ एक वर्ड जुड़ा है अक्रूड, मतलब वो मेरा आउटस्टैंडिंग है, मेरे को पे करना है। जैसे ही नॉमिनल के साथ एक प्रीफिक्स या सफिक्स लगा, वो नॉमिनल से उसका नेचर चेंज होके पर्सनल में जाएगा, और पर्सनल में भी कौन सा होगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, तो वो आएगा आपका यहाँ थर्ड, पर्सनल। देन प्रीपेड सैलरीज, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे किया। अगर मैं नॉर्मल सैलरी पे करता हूँ तो वो एक एक्सपेंस है, ठीक है, वो नॉमिनल डील करेगा उससे। बट सैलरी मैंने एडवांस में पे की, तो जब सैलरीज मैंने एडवांस में पे की तो मेरे को उसका एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा कि किस किस एम्प्लॉय को मैंने एडवांस में सैलरी दी है। तो प्रीपेड सैलरीज का जो अकाउंट है उन एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करेगा जिन जिनको सैलरी एडवांस में मिली है। ठीक है, और एम्प्लॉय क्या है, नेचुरल पर्सन। ठीक है, बट यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को वो रिप्रेजेंट करेगा, या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन को वो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा और यहाँ आएगा। देन लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, लीज होल्ड, लीज का मतलब क्या है, देखो जब हम किसी प्रॉपर्टी को बाई करते हैं तो वो हमारी हो जाती है। ठीक है, बट जब हम किसी प्रॉपर्टी, जैसे जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सी जो प्रॉपर्टीज होती हैं हम उन्हें लीज पे लेते हैं। जैसे कोई मशीनरी हमने उसे रेंट पे, जैसे कोई असेट, कोई बिल्डिंग है हम उसे रेंट पे लेते हैं। ठीक है, वहाँ हम लीज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लीज पे ली हमने उस प्रॉपर्टी को, या रेंट पे लिया हमने, या कोई मशीनरी है हमने उसे रेंट पे लिया या फिर लीज पे लिया। तो लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हम कुछ लमसम अमाउंट का पेमेंट करते हैं या फिर मंथली पेमेंट जाती है। इसका ट्रीटमेंट हम बाद में सीखेंगे, बट ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो ये एक मेरी असेट है और इससे कौन डील करेगा, रियल। ठीक है, देन सिक्स्थ इज डिस्काउंट अलाउड। मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दे रहा तो ऑब्वियसली मेरा खर्चा एक वो, तो एक्सपेंस से कौन डील करता है, नॉमिनल। सिक्स्थ, देन कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब क्या है, जब हम अपने गुड्स को परचेज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं से उसे लेके आते होंगे। दो इंस्टेंस हो सकते हैं, आइदर जिससे हमने परचेज किया वो हमें बोलता है कि आप एक पेमेंट कर दो, इसका एक लमसम पेमेंट करो और मैं आपके इस गुड्स को आपकी कंपनी तक छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे कैरेज मतलब फ्रेट या फिर किराया भाड़ा, उसका कोई सवाल नहीं आता। ठीक है, बट जहाँ पे हमें अलग से बोर्ड रखा है कि आपने ये सामान परचेज किया है, इसका किराया लगेगा आपकी कंपनी तक पहुंचाने का, तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स। मतलब कोई सामान जो मैं अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने वाला हूँ, उसको मैं कहीं से अपनी कंपनी तक लेके आया, तो उसे जब मैं अपनी कंपनी तक लेके आता हूँ, उसके लिए जो मैंने भाड़ा पेमेंट किया, मैंने किराया भाड़ा दिया, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो वो भी एक एक्सपेंस है आपका, वो कहाँ पे फॉल करेगा, एक्सपेंस से कौन सा अकाउंट डील करता है आपका, नॉमिनल, तो वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, देन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। अब इन्होंने LIC दे रखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हमने इन्हें कुछ पेमेंट किया या फिर हमें इनसे कुछ मिलने वाला है, बट LIC एक स्पेशल एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, वो एक, आप समझ लो कि वो एक कंपनी है, अभी तो वो लिस्टेड एक कंपनी है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है वो यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट किसे रिप्रेजेंट करता है, ओनर को, कहाँ फॉल करेगा, पर्सनल में। ठीक है, देन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर यहाँ रेंट रिसीव्ड लिखा होता बस
तो दैट विल बी माई इनकम। बट यहाँ लिखा है इन एडवांस, मतलब हमें किसी से रेंट मिला इन एडवांस, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स पर्सनल अकाउंट में ये फॉल करेगा। ठीक है, देन डेटर्स, डेटर्स नेचुरल पर्सन, तो यहाँ पे फॉल करेगा इन पर्सनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट आपका हो गया वो रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ आएगा, नॉमिनल में। देन रेंट पेड इन एडवांस, हमने रेंट पे किया, बस इतना लिखा होता रेंट पेड, तो वो आपका एक्सपेंस जाता और नॉमिनल में फॉल करता, बट इसके साथ एक सफिक्स जुड़ा है इन एडवांस, हमने एडवांस में किसी को रेंट का पेमेंट किया, तो वो आएगा आपका पर्सनल में। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, आप जब आपके कुछ मतलब आपका भी अकाउंट होगा माइट बी बैंक में, या फिर आपके फादर और मदर का बैंक अकाउंट होगा, तो हमारे अकाउंट में, जैसे मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो मैं अपने अकाउंट से उतना ही विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, बट जब मैं कोई बिजनेस करता हूँ, तो मेरे बिजनेस में कुछ नीड्स कभी ऐसी अराइज हो सकती हैं कि मुझे 1 लाख नहीं, मेरे को 5 लाख चाहिए हो माइट बी। ठीक है, तो बैंक जो है एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम आपको एक अकाउंट खोल के दे रहे हैं जिसमें से आप एक लिमिट तक कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। वो लिमिट हमें बैंक स्टार्टिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, मतलब जब वो अकाउंट ओपन करते हैं उसी टाइम हमें बताते हैं कि आपकी लिमिट कितनी होगी। जैसे आपकी लिमिट है 10 लाख, अगर आपके उस अकाउंट में पैसे नहीं है, उस अकाउंट में आपके पैसे नहीं है, बट आप फिर भी 10 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बट ये फैसिलिटी जो है सबको नहीं मिलती है, ये फैसिलिटी बैंक उन्हीं को देता है जिनकी एक रेपुटेशन है। ठीक है, जैसे एक बिजनेस 2 साल 4 साल 5 साल से चल रहा है सक्सेसफुली, बैंक उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, उनकी बिजनेस नीड देखेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट देखेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी लिमिट देनी है। ठीक है, लाइक अगर मेरा कोई छोटा बिजनेस है या फिर आपके कोई किराने शॉप वाला है, ठीक है, अगर वो बैंक के पास जाता है कि मेरे को ओडी फैसिलिटी चाहिए, तो माइट बी पॉसिबल है कि बैंक उसे 1-2 लाख की ओडी फैसिलिटी दे दे। ठीक है, बट लाइक बिग कंपनी टाटा और रिलायंस, अगर ये बैंक के पास जाते हैं तो दे आर द रेप्यूटेड नेम्स इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो बैंक इन्हें 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की ओडी ऐसे ही दे सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है ओडी का। अब देखो ओडी भी एक अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन को, कहाँ पे फॉल करेगा, पर्सनल अकाउंट। बैंक ओडी, ठीक है, बैंक ओडी का नेचर क्या होता है, बैंक ओडी एक लाइबिलिटी के नेचर में होता है, क्योंकि जहां पे मेरा बैलेंस नहीं है बट बैंक मुझे पैसा दे रहा है, तो वो एक लोन की तरह हो गया। ठीक है, लोन में क्या होता है, आपको आपका एक वेरिफिकेशन हुआ, आपके क्रेडिट वर्दिनेस को देखा गया और उसके बेसिस पे आपको लोन दे दिया, उस लोन की आपकी ईएमआई आएगी हर मंथ। बट ओडी में ऐसा नहीं होता है, ओडी में आपको एक लिमिट मिलती है, आप चाहे तो एक दिन में उसको पूरा यूज कर लो और नेक्स्ट डे आप उसको पेमेंट कर दो पूरा, वहाँ पे फिर आपका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो वहाँ डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अभी देखो हमने मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों के बेसिस पे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ये हमारा एक बेस बनाता है अब जर्नल एंट्रीज के लिए। ठीक है, तो अभी हमने जो ये क्लासिफिकेशन देखा, ये क्लासिफिकेशन हमें आना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, और ये क्लासिफिकेशन इसलिए भी आना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम एंट्रीज करेंगे तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन से अकाउंट में फॉल कर रहा है, तभी हम डेबिट क्रेडिट का रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपरली रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास से अब जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।